वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ़्फ़ुज़, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। तो आइए आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे पास अंग्रेजी अल्फाज की एक फहरिस्त है, एडवांस्ड से लेकर अफेयर तक। तो पहला लफ्ज है एडवांस्ड। जी, ये एक सिफ्त यानी एडजेक्टिव है। अंग्रेजी में इसका मतलब है मॉडर्न एंड वेल डेवलप्ड। और उर्दू में हम कहेंगे तरक्की याफ्ता, जदीद या अपनी सलाहियतों और तजर्बे के लिहाज से दूसरों से आगे। इसकी मिसाल दी गई है एन एडवांस्ड इंग्लिश क्लास, यानी अंग्रेजी की एक आला जमात। अच्छा, ये मिसाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये लफ्ज एडवांस्ड के आम तस्वुर को चैलेंज करती है। आमतौर पर आगे का मतलब होता है कतार में पहला, लेकिन यहाँ एडवांस क्लास का मतलब ये नहीं कि ये कमरा ज्योग्राफियाई तौर पर आगे है, बल्कि ये महारत और इल्म के एक बुलंद मेयार की निशानदेही करता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सही कहा, यानी ये मकाम नहीं बल्कि मेयार की बात है। और जब कोई ऐसे एडवांस्ड कोर्स में होता है तो उसे दूसरों पर एक एडवांटेज हासिल होता है। जी, और ये हमें अपने अगले लफ्ज की तरफ ले जाता है। लफ्ज है एडवांटेज। ये एक इस्म यानी नाउन है। मतलब है समथिंग दैट हेल्प्स यू और गिव्स यू अ बेटर चांस देन अदर पीपल। उर्दू में कहेंगे फौकियत, फायदा या बढ़तरी। इसकी मिसालें भी बड़ी अमली हैं। पहली है, When you're traveling in South America, it's a great advantage if you speak Spanish. यानी जब आप जनूबी अमेरिका में सफर कर रहे हों और हिस्पानी बोल लेते हों तो ये एक बहुत फायदे की चीज है। यहाँ जुबान का इल्म एक बढ़तरी बन गया है। बिल्कुल। और दूसरी मिसाल रोजमर्रा जिंदगी से है। One advantage of camping is that it's cheap. कैंपिंग का एक फायदा ये भी है कि ये सस्ती होती है। ये तो सीधी सी बात है, लेकिन मुझे इससे जुड़े एक मुहावरे में ज्यादा दिलचस्पी है। टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। इसका क्या मतलब है? यहीं जुबान की खूबसूरती और पेचीदगी सामने आती है। टेक एडवांटेज के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख हो सकते हैं, एक मुस्बत और दूसरा मनफी। मुस्बत मानी में इसका मतलब है किसी मौके से भरपूर फायदा उठाना। जैसे मिसाल है, बाय नाउ एंड टेक एडवांटेज ऑफ दीज स्पेशल प्राइसेस। यानी अभी खरीदें और इन खसूसी कीमतों का फायदा उठाएं। यहाँ ये एक अच्छी बात है। जी। और इसका मनफी पहलू क्या है? मनफी पहलू तब सामने आता है जब हम किसी शख्स की कमजोरी से फायदा उठाते हैं। जैसे ही टुक एडवांटेज ऑफ हर काइंडनेस, यानी उसने उसकी मेहरबानी का नाजायज फायदा उठाया। तो एक ही मुहावरा है, लेकिन नियत और सियाक व सबाक इसके मायने बदल देते हैं। जी, ये वाकई एक गहरा नुक्ता है। तो किसी मौके का एडवांटेज लेना बाज़ौकात एक एडवेंचर भी बन सकता है, जो कि हमारा अगला लफ्ज है। ये भी एक नाउन है। जी, अंग्रेजी में इसका मतलब है एन एक्साइटिंग एंड डेंजरस एक्सपीरियंस। उर्दू में हम इसे मुहिम या जान जोखों का काम कहते हैं। मिसाल है, शी रोट अ बुक अबाउट हर एडवेंचर्स इन अफ्रीका। यानी उसने अफ्रीका में अपनी मुहिम जोई के बारे में एक किताब लिखी। और इसी लफ्ज की कोख से एक और लफ्ज जन्म लेता है जो शख्सियत को बयान करता है, एडवेंचरस। अच्छा, ये एक एडजेक्टिव यानी सिफ्त है। ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो नई, पुरजोश और खतरनाक चीजें आजमाने का शौकीन हो। उर्दू में हम इसे जानबाज या मुहिमजो कह सकते हैं। तो इन दोनों में बुनियादी फर्क ये हुआ कि एडवेंचर वो वाकया या तजुर्बा है, जबकि एडवेंचरस उस शख्स की सिफ्त है जो ऐसे तजुर्बात से गुजरना पसंद करता है। जैसे कोई कह सकता है आई लव एडवेंचर, लेकिन अपनी शख्सियत के बारे में कहेगा आई एम एडवेंचरस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फर्क वाजे किया। एक अमल है और दूसरा उस अमल को करने वाले की पहचान। अच्छा, अब जरा ग्रामर की दुनिया में चलते हैं। अगला लफ्ज है एडवर्ब। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि ये एक नाउन है जिसका मतलब है अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ वर्ब, यानी वो लफ्ज जो आपको फेल के मुतालिक मजीद बताता है। लेकिन ये तारीफ थोड़ी खुश्क है ना? जी, उसमें असल जादू मिसाल में छुपा है। मिसाल है, इन द सेंटेंस प्लीज स्पीक स्लोली, स्लोली इज एन एडवर्ब।
برائے مہربانی آہستہ بولیں کہ جملے میں آہستہ فعل متعلق ہے. اب یہاں رکیے اور سوچئے. اگر ہم سلولی کو ہٹا دیں تو جملہ ہے پلیز اسپیک. یہ ایک حکم ہے، لیکن سلولی لگانے سے اس میں ایک لہجہ، ایک کیفیت پیدا ہو گئی. اچھا، تو اگر ہم سلولی کی جگہ لاؤڈلی یا کلیئرلی یا پیشنیٹلی لگا دیں تو جملے کا پورا مطلب اور تاثیر ہی بدل جائے گا. بالکل. یہی ایڈورب کا کمال ہے. یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کام کیسے ہوا، بلکہ یہ کام کے پیچھے کی نیت، جذبات اور ماحول کو بھی بیان کرتا ہے. ایڈوربز جملوں میں رنگ بھرنے والے مصور کی طرح ہوتے ہیں. واہ، یہ زاویہ بہت دلچسپ ہے. اب بات کرتے ہیں ایک ایسے لفظ کی جو آج کی دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، ایڈورٹائز. یہ ایک فعل یعنی ورب ہے. جی، اس کا مطلب ہے ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ سم تھنگ. فار ایگزامپل اے جاب اور تھنگس ٹو سیل، یعنی اعلان کرنا یا مشتہر کرنا. پہلی مثال ہے I saw those trainers advertised on TV. یعنی میں نے ان ٹرینرز کا اشتہار ٹی وی پر دیکھا. اور دوسری مثال بھی بہت عام ہے. We sold our car by advertising it in the newspaper. یعنی ہم نے اپنی کار اخبار میں اشتہار دے کر فروخت کی. یہاں ایڈورٹائز وہ عمل ہے جو کیا جا رہا ہے، لیکن اس عمل سے جو چیزیں بنتی ہیں ان کے لیے الگ الفاظ ہیں اور لوگ اکثر ان میں الجھ جاتے ہیں. آپ ایڈورٹائزمنٹ اور ایڈورٹائزنگ کی بات کر رہی ہیں نا؟ مجھے خود بھی ان میں ہمیشہ تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے. جی ہاں، آئیے اسے آسان بناتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے a picture, piece of film or short text that is designed to persuade people to buy or do something. یہ وہ مخصوص چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں. وہ ٹی وی کا اشتہار، وہ اخبار کا کالم، اردو میں اسے اشتہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال دیکھیں. I saw an advertisement on TV for a new kind of chocolate bar. یعنی میں نے ٹیلی ویژن پر ایک نئی قسم کی چاکلیٹ کا اشتہار دیکھا. یہ ایک واحد گنی جانے والی چیز ہے. اس کا مخفف ایڈورٹ بھی عام ہے. ٹھیک ہے، تو ایڈورٹائزمنٹ وہ ایک اشتہار ہوا، تو پھر ایڈورٹائزنگ کیا ہے؟ ایڈورٹائزنگ بھی ایک ناؤن ہے، لیکن یہ ناقابل شمار ہے، یعنی انکاؤنٹیبل. یہ کسی ایک اشتہار کا نام نہیں، بلکہ یہ اشتہار بنانے کے پورے کاروبار، پورے شعبے کا نام ہے. مطلب ہے the business of making advertisements. اردو میں اشتہار بازی. اچھا. جیسے کوئی کہتا ہے he works in advertising، یعنی وہ اشتہار بازی کے شعبے میں کام کرتا ہے. وہ ایک اشتہار میں کام نہیں کرتا بلکہ پوری انڈسٹری میں کام کرتا ہے. اچھا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے سانگ اور میوزک کا فرق ہے. ایڈورٹائزمنٹ ایک گانے کی طرح ہے اور ایڈورٹائزنگ پوری میوزک کی صنعت کی طرح. کیا خوبصورت مثال دی ہے. بالکل یہی بات ہے. دوسری مثال بھی یہی واضح کرتی ہے. The magazine gets a lot of money from advertising. یعنی رسالے کو اشتہار بازی سے پیسہ ملتا ہے، نہ کہ کسی ایک اشتہار سے. یہ فرق اب بالکل واضح ہو گیا. اگلا لفظ بھی ایسا ہی جوڑا ہے جس میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں. ایڈوائس. یہ ایک ناؤن ہے اور اس کی جمع نہیں ہوتی. جی، مطلب ہے what you think someone should do، یعنی مشورہ، نصیحت یا رائے. مثال ہے He will give you advice about where to go. وہ آپ کو رائے دے گا کہ کہاں جانا چاہیے. اور یہاں سب سے اہم تکنیکی نقطہ یہی ہے کہ یہ ایک ناقابل شمار اسم یعنی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. انگریزی سیکھنے والے اکثر این ایڈوائز یا ایڈوائزز کہہ دیتے ہیں، جو گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. اگر آپ کو ایک مشورے کی بات کرنی ہو تو آپ کہیں گے a piece of advice. جیسے کہ مثال ہے Let me give you a piece of advice. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک عام محاورہ بھی ہے Take somebody's advice، یعنی کسی کا مشورہ ماننا. مثال I took the doctor's advice and stayed in bed. میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا اور بستر پر رہا. بالکل. اب آتے ہیں اس کے جوڑے یعنی فعل کی طرف. وہ لفظ ہے ایڈوائز. مطلب ہے ٹو گیو ایڈوائز یعنی مشورہ دینا. مثال the doctor advised him to stop smoking. ڈاکٹر نے اسے سگریٹ نوشی ترک کرنے کا مشورہ دیا. اور یہاں ہجے اور تلفظ کا فرق بہت اہم ہے نا؟ اسم ایڈوائز کے آخر میں سی ہے اور فعل ایڈوائز کے آخر میں ایس. جی ہاں، اور آواز کا بھی فرق ہے.
एडवाइस में स जैसी आवाज है और एडवाइस में ज जैसी, एडवाइस और एडवाइज। ये छोटी सी तब्दीली पूरे जुमले की साख्त बदल देती है। सही। अब कुछ तकनीकी अल्फाज का एक छोटा सा ग्रुप है। इन सब में एक चीज मुश्तरक है, एरो का साबिका। जी। पहला है एरियल। ये एक नाउन है जिसका मतलब है अ वायर फॉर रिसीविंग रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स। उर्दू में वसूल कुनंदा, जिसे हम अपनी जुबान में एंटीना कहते हैं। बिल्कुल। और चूंकि ये सिग्नल हवा के जरिए वसूल करता है, इसलिए इसमें एरो का अंसर मौजूद है जिसका ताल्लुक हवा या फिजा से होता है। इसी मंतिक के तहत अगला लफ्ज है एरोप्लेन, यानी अ फ्लाइंग मशीन विद विंग्स। उर्दू में हवाई जहाज। मिसाल है एन एरोप्लेन लैंड्स एंड टेक्स ऑफ एट एन एयरपोर्ट। एक तैयारा हवाई अड्डे पर उतरता और परवाज करता है, ये भी हवा में ही उड़ता है। और यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि एरोप्लेन ब्रितानी अंग्रेजी में ज्यादा आम है, जबकि अमरीकी अंग्रेजी में इसे एयरप्लेन लिखा और बोला जाता है। अच्छा। और इस ग्रुप का तीसरा लफ्ज है एरोसॉल। ये भी एक नाउन है। मतलब है ए मेटल कैन विथ अ लिक्विड इन इट दैट यू स्प्रे आउट ऑफ द कैन। यानी एक धाती डब्बा जिसमें से माया फवार की सूरत में निकलता है, जैसे डिओडोरेंट स्प्रे। और यहाँ भी एरो का ताल्लुक है, क्योंकि इस डब्बे के अंदर गैस के दबाव से माया को हवा में एक फवार की शक्ल में फैलाया जाता है। ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से समझ में आ गया। अब हम अपनी आज की फहरिस्त के आखिरी लफ्ज पर पहुंच गए हैं, और ये लफ्ज अपने अंदर बहुत से माने समोए हुए है। लफ्ज है अफेयर। ये एक नाउन है। इसकी कई परतें हैं, आइए एक एक करके खोलते हैं। जी। इसका पहला मतलब है एन इवेंट और अ सिचुएशन, यानी मामला, वाकया या बात। मिसाल बहुत खूबसूरत है, द वेडिंग वॉज अ वेरी क्वाइट अफेयर। यहाँ इसका तर्जुमा है शादी की तकरीब बहुत सादा थी। इस जुमले में अफेयर का मतलब है तकरीब। जी, इसमें कोई मनफी तासुर नहीं है। लेकिन इसका एक और मतलब भी है जो ज्यादा जाती और निजी है। दूसरा मतलब है समबडीज प्राइवेट बिजनेस, यानी किसी का जाती काम या सरोकार। बिल्कुल। इसकी मिसाल है डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नॉट योर अफेयर। इसकी फिक्र न करें, ये आपसे मुताल्लिक मामला नहीं। यहाँ लहजा बिल्कुल बदल गया। जी। और ये लफ्ज जब जमा की सूरत में इस्तेमाल होता है अफेयर्स, तो इसका दायराकार और भी वसी हो जाता है। ये अवामी और सरकारी मामलात के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फॉरेन अफेयर्स यानी खारजा उमूर, या करंट अफेयर्स यानी हालात हाजरा। बिल्कुल। अब देखिए, एक ही लफ्ज अफेयर कितने मुख्तलिफ रूप ले रहा है। ये एक सादा सी तकरीब भी हो सकता है, किसी का जाती मामला भी, और पूरे मुल्क के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात भी। तो इसका मतलब यह है कि इस लफ्ज का असल मानी क्या है, इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर उस जुमले और सूरत हाल पर है जिसमें ये इस्तेमाल हो रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अख्ज़ किया। और इसी से जुड़ा एक और लफ्ज जहन में आता है जो अक्सर उलझन पैदा करता है, इफेक्ट। ये एक फेल है जिसका मतलब है असर करना, यानी टू मेक समवन और समथिंग चेंज इन सम वे। लोग इसे इफेक्ट से गुडमुड कर देते हैं, जो कि एक इस्म है और उसका मतलब असर होता है। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।